क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 कोड है। यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं, ग्रीन स्किल्स। इसमें आज बात करेंगे हम सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, यानी समाज और पर्यावरण। जो पर्यावरण है हमारे आसपास, उसको हम इफेक्ट करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो इफेक्ट होता है और वो हमें इफेक्ट करता है। यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में सब कुछ आता है। इसमें पेड़ पौधे आते हैं, इसमें जानवर आते हैं, वो चीज़ें आती हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखती है। तो जो सिटीज़ में रहते हैं, यानी जो शहरों में रहते हैं, वो खाना कहाँ से पाते हैं? वो खाना पाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिटी में रहता हूँ, तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? वो आता है विलेज से। सिटी में तो आप देखेंगे कहीं पैदावार तो होती नहीं है, तो खाना विलेज से आता है शहरों में। और जो विलेजेस हैं, और अगर कहें कि जो सिटी वाले भी हैं, वो भी फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, रिवर हो गई, सी शोर हो गया, जहाँ से भी कोई रिसोर्स आ सकता है, संसाधन आ सकता है, जैसे पानी, वाटर, फ्यूल, वुड, फॉडर। यानी हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं जहाँ से खाना बनता है, और हम जो जीते हुए प्लांट हैं और एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से ये एक नेटवर्क बन गया, यानी वेब बन गया। ये एक नेटवर्क बन गया कि किस तरीके से जिंदगी जी जाती है। जो भी हमारे आसपास है वो सारा का सारा एनवायरनमेंट है, सारा का सारा ये पर्यावरण है। इसमें कुछ भी आप ले लें, और हमारी जो जिंदगी है वो डिपेंड करती है फ्लोरा और फौना पे। फ्लोरा और फौना क्या हुआ? पहले मैं आपको बताऊं कि हमको खाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें प्याज चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, सब्जी चाहिए। जो भी सीरियल्स हो, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो सब हमें चाहिए। भुट्टा आप देख रहे हैं, केला देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं आप, कद्दू है यहाँ पर। ऐसे आपको ऑयल चाहिए, फिर मुर्गी चाहिए, मुर्गी का अंडा चाहिए, मछली चाहिए, गोश्त चाहिए। तो फ्लोरा और फौना, इसको फ्लोरा और फौना का मतलब ये होता है, फ्लोरा आप ये समझिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फ्लावर के शब्द से याद कर सकते हैं। फ्लोरा, फ्लावर। तो जो भी फ्लोरा होगा इसका मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है। फौना का मतलब होता है जानवरों की बात हो रही है। तो फ्लोरा और फौना का अंतर ये समझ लीजिए, ये सारे पेड़ पौधे हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और जो जानवर है वो भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग जानवर और पेड़ पौधे होते हैं, ये सब चेंज होते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लोरा और फौना की। अगर आप स्कूल की बात करें, अपने स्कूल की बात करें, तो वहाँ पर भी तो एक पर्यावरण है। वहाँ पर भी तो एक ये कहें कि आप जहाँ भी रहेंगे, स्कूल में बैठे हैं, तो आसपास जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण बन जाएगी। जैसे आप अगर यहाँ रहते हैं, ये आपका घर है, तो ये पेड़ पौधे, ये पानी, ये पत्थर, ये बगल की जो बिल्डिंग्स हैं, वो भी आपके एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो स्कूल में दो चीज़ें आएंगी। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा कि भाई एक बिल्डिंग हो, एक बहुत शानदार इस तरीके से एक बिल्डिंग हो, इसमें क्लासरूम्स हो बहुत बेहतरीन, इसमें लाइब्रेरी हो जहाँ किताबें पढ़ सकें, लैब हो यानी आप प्रैक्टिकल कर सकें, कॉरिडोर्स हों अच्छे, या जहाँ आना जाना एकदम खुले विचार में हो, या खुले उसका साइज़ बड़ा हो, किचन हो, वहाँ पर पेशाब पखाना करने के लिए टॉयलेट्स हो, गार्डन हो अच्छा जहाँ पर बच्चे महसूस कर सकें एनवायरनमेंट को, और प्लेग्राउंड हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट तब होता है जब एक बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। इसी के अलावा जैसे मैंने बताया, स्कूल में दो एनवायरनमेंट होते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट का है, यानी भौतिक एनवायरनमेंट का, भौतिक पर्यावरण का है। एक है इसमें सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? सोशो मतलब होता है सामाजिक, कल्चरल मतलब होता है कि जिसमें हमारी संस्कृति आ जाती है। तो इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे? मैनिफेस्टेड एक शब्द आया है इसमें, उसका मतलब होता है प्रकट होना या फिर प्रेजेंट करना। तो क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं हम सांस्कृतिक एनवायरनमेंट में, कि भाई टीचर कैसे पढ़ाई करा रहे हैं, स्टूडेंट की क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने कर रखी है, और बच्चों का और टीचर का पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए क्या एटीट्यूड है,
क्या सामाजिक व्यवहार है, किस तरीके से बच्चे डिसिप्लिन है, स्कूल डिसिप्लिन है, यानी सब एक बात मान रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरे की जो जाति है, उसका धर्म है, जहाँ से वो आता है, जिस क्रीड से, वो सबकी रिस्पेक्ट की जा रही है और स्टूडेंट्स वहाँ पर अचीव कर रहे हैं, 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स, गेम्स में अच्छा कर रहे हैं। ये सब आ जाता है आपके सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में। तो दो आपके स्कूल के इन्वायरमेंट हो गए, ये फिजिकल और ये सोशो कल्चरल। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो विकास हो रहा है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी लोगों की सैलरी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, नए नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो इसके कारण एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर आप देखें कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो वहाँ पर ये उत्सर्जन होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़, भट्टी होगी, आग लगेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, तो एनवायरमेंट, पर्यावरण को इसका असर झेलना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये पॉल्यूशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पर अगर बहुत अच्छी कृषि करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको फर्टिलाइजर्स लगाने पड़ेंगे, यानी उर्वरक लगाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स, यानी जो पेड़ों को खा जाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको आप हटाना चाहते हैं, वरना वो पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर या क्रॉप खा जाएंगे। या ये कहें कि हम हाइब्रिड क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, यानी क्रॉप जो कम समय में, ऐसी क्रॉप जो कम समय में आपको पैदावार दे दे और ज़्यादा पैदावार दे दे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जब हम केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे? देखिए, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, और उसको कृषि का इंटेंसिफिकेशन हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, आप जो भी सामान इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उर्वरता जब कम हो जाएगी, यानी जो इसकी फर्टिलिटी है किसकी, मिट्टी की, वो कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो भी आप चीज़ डालेंगे वो अल्टीमेटली तो ज़मीन पे जाएगा, कोई ना कोई उसे खाएगा या पिएगा। जो आप पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं वो तो कीटनाशक है ना, कीटनाशक तो नुकसान पहुंचाता है। तो जो ज़्यादा केमिकल आप यूज़ करेंगे इस पैदावार को बढ़ाने के लिए, वो ज़मीन को, यानी कि सॉइल को, और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, दोनों को ही खराब करेगा। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का जो बैलेंस है, यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो खराब हो जाएगी। तो होता यह है कि हमको ज़रूरत है कि हम जो आज का हमारा समय है, आगे के लिए भी सोचें कि हमारे बच्चे जो होंगे, उनके बच्चे जो होंगे, तो हमको इस तरीके से करना चाहिए कि सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मतलब वो हम यूज़ भी कर लें, इस्तेमाल भी कर लें, आज यूज़ कर लें रिसोर्सेज को, संसाधन को, और आगे के लिए, यानी कि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी इसको रखा जाए। ठीक है, इस तरीके से मेंटेन करें। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है पैदावार करें लेकिन सही तरीके से करें। जैसे आप जैविक पदार्थ का यूज़ कर सकते हैं, उर्वरक का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करें जो भी आप डिज़ाइन करें, जो भी चीज़ बनाएं, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी पर्यावरण के हिसाब से होनी चाहिए। सोलार पैनल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप सोलार पैनल का यूज़ कर सकते हैं। घर ऐसे बनाएं जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के हिसाब से सही हो। तो यहाँ पर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसी, इसमें कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है, इस तरीके से कई चीज़ें बताई गई हैं। तो एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, इसका मतलब पर्यावरण के गुण या क्वालिटी कह दें, वो क्लियर आपको आर्टिकल 48A में दिया गया है। और 48A ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट में आप पूरा देश ले आइए, यहाँ चाहे आपके स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, उनकी बात कर लीजिए, कैसे पर्यावरण को बचाना है और कैसे हमको फॉरेस्ट को, यानी हमारे जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको बताया था, जंगली जानवर बताया था, इन सब की रक्षा करनी है। हमको ऐसा करना है, जो भी काम हम करें, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे खतरा नहीं आना चाहिए, यानी इनको भी बचाना है। तो यह है प्रोटेक्शन पर्यावरण का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिया हुआ है। यहां शुरू कर रहे हैं सोसाइटी एंड एनवायरमेंट,
ये पहला सेशन है। तो सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? या तो हम विलेज में रहेंगे, गाँव में, या सिटीज़ में रहेंगे, शहर में। और फिर थोड़ा मैं छोटा बड़ा करते जाता हूँ। पहले सबसे बड़ा होता है, ये मान लीजिए ये कंट्री है हमारा, उसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये एक स्टेट हो गया, इसमें डिस्ट्रिक्ट हो गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिटीज़ हैं, और सिटीज़ के बाद यहाँ पर विलेजेस हैं। हमारी मोस्टली जनता जो है वो विलेजेस में या गाँव में ही बसती है। यानी सबसे ऊपर हो गया आपका पूरा देश, फिर स्टेट यानी कि अलग अलग राज्य, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद हम सिटीज़ पे जाएंगे, शहरों पे, और फिर हम विलेजेस पे आएंगे। तो इस तरीके की एक फॉर्मेशन है, और इसी को हम समाज कहते हैं। यही हमारी सोसाइटी है, यही तो समाज हुआ। तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है समाज, जिसमें हम भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, और हम जब पर्यावरण के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो उसको हम चेंज भी करते हैं, उसमें परिवर्तन भी लाते हैं। तो होता यह है कि अगर हम सोसाइटी हैं, समाज है, तो हम, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक काम भी करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए हम किसी को जूता चाहिए, तो जूते की फैक्ट्री बनेगी। अब जूता जब अगर खरीदा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट, इकोनॉमी में कहीं जूते की फैक्ट्री लगेगी, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इफेक्ट उसका होगा ही होगा, चाहे आप चाहे ना चाहे। जूता कहाँ से आता है? जानवर के उससे आता है, चमड़ी से आता है। तो तमाम चीज़ों के साथ हम कहीं ना कहीं अपने कामों के साथ, पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, ये ज़रूरी है, ये हम इससे बच नहीं सकते, राइट। अब होता ये है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पर्यावरण है, हमारा इकोसिस्टम है, ये भी इफेक्ट करता है, क्योंकि सोसाइटी पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करेगी, पर्यावरण थोड़ा सा परिवर्तित होगा, और ये परिवर्तन क्या करेगा, ये जो पर्यावरण है उसको चेंज करेगा, क्योंकि पर्यावरण का एक बैलेंस है। आपने देखा होगा जब हिरन ज़्यादा हो जाते हैं, डियर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म कौन करता है? उनको ख़त्म करता है जो कार्निवोरस है, यानी कि जैसे शेर ने कर दिया, लायन ने कर दिया, टाइगर ने कर दिया, ये इस डियर को ख़त्म करती है ना। बहुत सारे अगर डियर हो जाएंगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, तो फिर ये तो पूरे जंगल को ख़त्म कर देंगे। तो सबका एक बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है, और क्योंकि जैसे एक आदमी के लिए एक जूता चाहिए, मान लीजिए एक जूता पहनता है, 2 आदमी के लिए 2, 100 आदमी के लिए 100, तो जूता ज़्यादा चाहिए होगा आपका, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री लगेगी। ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो चमड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, और बाकी रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होंगे, और उसके लिए फिर इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं उससे प्रभाव डालती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी और ज़्यादा हम इस पर प्रेशर डालेंगे, तो हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं ख़राब होने लगेगा, जिसकी हम आज रिजल्ट देख भी रहे हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आप ये देखिए, ये इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी, इसका आप इससे बच नहीं सकते आप। और एग्रीकल्चर अगर बड़ा दोनों चीज़ें एक ही में दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, साथ में एग्रीकल्चर का काम, यानी कि कृषि का काम भी हो रहा है, लेकिन ये इंटेंसिवली हो रहा है, क्योंकि जनता को चाहिए, जनता को खाना चाहिए, जनता को कपड़ा चाहिए, जनता को पहनने के लिए चाहिए, जनता को अपने लग्जरी के लिए सामान चाहिए। क्योंकि हमारी जो आज की कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई है, यानी कि हर आदमी को कुछ, वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको उपभोग करना है। उपभोग किस चीज़ का करना है? सामान का करना है। सामान कहाँ बनेगा? इंडस्ट्रीज में बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनेगा। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें आप किसी की भी बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, जो प्राकृतिक तौर पे हमको प्रकृति भगवान देता है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। जैसे ये पानी है, वाटर है, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स। अब इसमें धातु है, अधातु है, सारी उसकी बात करेंगे हम, मिनरल्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए बहुत सारे, जैसे ऑयल जिससे हम बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है। और वुड हो गया, लकड़ी हो गई। तो आप चाहे सन की बात करें, जो सन एनर्जी आती है, यानी हमारे जो सूरज देवता हैं, जंगल हो गए, पत्थर हो गए, मिनरल्स मैंने आपको बताया, जानवर हो गए, हवा हो गई, ऑयल बताया मैंने आपको, पानी और ज़मीन, मिट्टी, ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसका उपभोग करेंगे उतना ज़्यादा इम्बैलेंस शुरू होगा।
यानी स्थिति बिगड़ेगी। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्स में ये होता है कि वो सारे संसाधन जो प्रकृति हमें देती है। तो रिसोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या संसाधन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो प्रकृति उसे हमें दे रही है या हम खुद उसे बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें जिसे सब्सटेंस कह रहे हैं, एनर्जी, यानी जहां से हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम कुछ, हमारा शरीर तभी चलेगा या जानवरों का शरीर तभी चलेगा जब एनर्जी मिलेगी। पेड़ तभी जी पाएंगे जब उनको सूरज की एनर्जी मिलेगी। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जो हमारे लिए, इंसान के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। वेलफेयर मतलब हमको खाना पीना संसाधन से मिलता है। हम गाड़ी चलाएंगे तो हमको संसाधन चाहिए, है ना? तो हम लोग सबके सब डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं। हर ह्यूमन, हर आदमी, और जितनी जो भी चीज जिसमें जिंदगी है, पेड़ों में भी जिंदगी होती है, तो जितनी भी हैं वो सबके सब डिपेंड किस पे करते हैं? वो सारे के सारे इन संसाधनों पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? देखिए, इसमें वाटर आ जाता है, पानी, जमीन आ जाता है, लैंड, ये आप जो देख रहे हैं, सॉइल इसमें ले आइए, लैंड, सॉइल, रॉक आ गए, पत्थर आ गए आपके, इसमें फॉरेस्ट आ गए, जंगलात, इसमें जानवर आ गए, ये एनिमल्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिसको हम ऑयल वगैरह कह रहे हैं, ऑयल जिससे, क्रूड ऑयल जिससे हमारा क्या बन रहा है, सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, ये सब इसी से तो बनते हैं। और मिनरल्स हो गए, यानी जो आपको पत्थर मिलते हैं या ऐसे संसाधन मिलते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिस है, जिंदगी इसी से जी जाती है। यानी एक जिंदगी, एक पूरे अर्थ में, विश्व में जिंदगी इसी से चलती है, बेसिस है, इसके बगैर नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम इससे जीते हैं, सरवाइव करते हैं। इन रिसोर्सेस, इन संसाधनों के या इन सब चीजों के बगैर हम जी नहीं सकते, राइट? तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको या तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं, या हमको ये इनडायरेक्टली भी मिलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या है, ह्यूमन बीइंग, हम सीधा का सीधा फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं हम। यानी कि फॉरेस्ट पे किस लिए डिपेंड होंगे? हम फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, फूड के लिए, ठीक? बायोमास, बायो मतलब, बायो जहां भी शब्द आएगा इसका मतलब पृथ्वी से रिलेटेड है, या सॉरी, बायोलॉजी से रिलेटेड है। जियो होता है, बायो, जियो मतलब पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। जिस भी शब्द के साथ जियो जुड़ गया, पृथ्वी हो गया। ऐसे जिसके साथ बायो जुड़ गया, मतलब आप समझ लीजिए इसमें जीने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो बायोमास और हेल्थ, यानी आपकी जो आपका शरीर है, रिक्रिएशन, हमको आनंद भी चाहिए, और जिंदगी में हमको लग्जरी भी चाहिए, आराम भी चाहिए। तो फॉरेस्ट हमारे काफी सारी चीजों में मदद करते हैं। एक तो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, यानी जो क्लाइमेट है, अब अगर आप देखें कि अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको कैसे पौधे मिलेंगे? आपको जो भी पौधे मिलेंगे उसमें कांटे होंगे, और कांटे क्या करते हैं? वो पानी को बचाते हैं। तो क्लाइमेट का, पर्यावरण का रेगुलेशन वो इन्हीं के तहत होता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फ्लड आएगा। यानी अगर पेड़ हैं तो पेड़ क्या करते हैं? अपनी जड़ों से मिट्टी बांध के रखते हैं, पानी को रोकते हैं। तो अगर बाढ़ आती है उसको रोकते हैं। अगर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है तो बहुत सारे यहाँ पेड़ खड़े हैं, तो आंधी तूफान को ये रोक लेंगे। इसी तरीके से एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनको, न्यूट्रिएंट मतलब ये होता है कि भाई हम, हमारे शरीर को या जानवरों को जो चीज़ चाहिए, पोषक तत्व जिसे कहते हैं, पोषक, तो उसको बनाना, दोबारा बनाना, रिसाइकलिंग, साइक्लिंग कह सकते हैं आपको। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, ठीक? और ये जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। तो दो तरीके के रिसोर्स हो गए, एक नेचुरल हो गए जो हमें पृथ्वी देता है, यानी कि हमारी मदर अर्थ देती है, और आर्टिफिशियल है, इसका मतलब जब से हम जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरुआत हुई है तब से ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बन रहे हैं। जैसे बायोगैस, जितना भी डंग होता है, डंग मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो अगर एक जगह डाल दिया जाए और उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह डाल दिया जाए तो गैस निकलती है, इससे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इसके बगैर हमारी लाइट नहीं जलेगी, फैन नहीं चलेगा। प्लास्टिक हो गया, आजकल सब जगह प्लास्टिक यूज होता है। तो ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सब बनाए गए हैं हमारे द्वारा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो पृथ्वी हमें देती है, और बाकी जितने भी चीजें हमने बनाई हैं अपने कंफर्ट के लिए, वो किस में आ जाता है?
वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में, संसाधनों में आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ों की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले ये है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं या जानवर छोड़ते हैं उनको लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हो, वो जंगलों में ही रहते हैं या पेड़ों के आसपास रहते हैं, या पेड़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जितना भी जो खाना हमें वहाँ से मिलता है, सारी चीज़ें हमको तो वहीं से मिलती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जंगल बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। चाहे आप कहें कि भाई कोई आदिवासी लकड़ी से अपना खाना बनाता है, उसके लिए वुड चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे फर्नीचर बनाने हैं तो लकड़ी आपको फॉरेस्ट से मिल रही है। मैनमेड रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जो इंसान बनाता है। तो ये सारे मैनमेड रिसोर्सेज है, सीढ़ी हो गया, कप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो आपकी कालीन है, रग्स जिसे हम कहते हैं वो है, तो ये तमाम कैप हो गया, तमाम चीज़ें इसमें दिख रही हैं आपको, वो सारी हमने बनाई हुई हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कई फॉर्म्स में आते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा आप करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।